123. Consider two cylinders containing hydrogen gas and oxygen gas at same temperature. Then the speed ratio will be what? देखिए क्वेश्चन नंबर 123 में आ रहे ऑप्शन सी 4:1. किस तरह 4:1? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की टेम्परेचर सेम है और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम को कहते हैं. तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का टेम्परेचर सेम है इट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है. और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 1/2 mv². ये 2 इधर आ जाएगा, 2 into काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m इक्वल्स टू v². और काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर कहते हैं. तो 2t डिवाइड बाय m इक्वल्स टू v². और v के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा? इसका भी अंडर रूट ले, इसका भी ले, और v इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय m होल अंडर रूट. तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का टेम्परेचर सेम हो फिर वेलोसिटी का मास के साथ क्या रिलेशन? इनवर्स. v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास अंडर रूट. अब हाइड्रोजन का मास ऑक्सीजन से 16 टाइम कम है तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m/16 अंडर रूट. इसलिए हाइड्रोजन में की स्पीड ऑक्सीजन से 4 टाइम ज्यादा होगी. 1/16 का अंडर रूट 1/4 ऊपर जाके 4v. द स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 4 टाइम ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन. ऑप्शन C is the correct option. Now 124. During adiabatic expansion 5 mole of a gas, the internal energy is decreases by 75 joule. So the work done will be what? देखिए 124 में आ रहे ऑप्शन ए. 124 में आ रहे ऑप्शन ए. किस तरह? देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस है. एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी तो वर्क पॉजिटिव होगा और अगर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा तो वर्क नेगेटिव होगा. अब इधर क्या लिखा है कि इंटरनल एनर्जी में 75 जूल की कमी आई है. जब इंटरनल एनर्जी 75 जूल कम हो जाए तो वर्क होगा +75 जूल. जब इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है और पॉजिटिव होता है. एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में 75 जूल की कमी आ गई इसलिए वर्क डन होगा +75 जूल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 124 में आ रहे ऑप्शन ए. नाउ 125 को देखें. कंसिडर द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर एट 4 centimeter cube. If the piston is kept fixed and the gas is heated from 10 degree to 15 degree, then the work done will be 0. देखें 125 में आ रहे ऑप्शन डी. 125 में क्या आ रहे? 125 में आ रहे ऑप्शन डी. देखें क्यों ऑप्शन डी आ रहे? क्योंकि आपको बता रहे कि पिस्टन को हमने फिक्स किया, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहे. थर्मोडायनामिक वर्क बराबर है P डेल्टा V के. अगर पिस्टन फिक्स हो तो वॉल्यूम में चेंज 0 होगा. 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 वर्क नहीं होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में बताया है कि वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम फिक्स है. पिस्टन मूवेबल नहीं है, फिक्स पिस्टन है. वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहे. जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहे तो वर्क डन होगा 0. 125 में आ रहे ऑप्शन डी. नाउ 126 को देखें. When the gas is compressed isothermally, then the product of pressure and volume remain constant. ऑप्शन ए. 126 में आ रहे ऑप्शन ए. किस तरह अब 126 में ऑप्शन ए आएगा? देखें 126 में आ रहे ऑप्शन ए. किस तरह ऑप्शन ए? When the gas is compressed isothermally, the product of pressure and volume. आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. बॉयल्स लॉ ये ओबे कर रहे. प्रोसेस ओबे बॉयल्स लॉ. तो देखे इधर टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन और P इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1/V एंड PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. आइसोथर्मल प्रोसेस का ये इक्वेशन है. आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन और प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा. 126 ऑप्शन ए. नाउ 127 को देखें. एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द डेंसिटी ऑफ द गैस इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज. 127 ऑप्शन ए. 127 में क्या आ रहे? ऑप्शन ए. कांस्टेंट टेम्परेचर है, दोबारा कांस्टेंट टेम्परेचर है. कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम को कम किया है. डेंसिटी किस तरह बढ़ सकती है? एक गैस है उसकी डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी उस गैस की बढ़ गई. डेंसिटी किस तरह बढ़ गई? वॉल्यूम में कमी आ गई. वॉल्यूम कम हुआ तो गैस की डेंसिटी बढ़ गई और जब डेंसिटी बढ़ जाए वॉल्यूम कम हो जाए कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो
और वॉल्यूम कम हो जाए तो प्रेशर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कम हो जाए तो प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम कम हो जाए तो डेंसिटी बढ़ गई, और जब डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। द प्रेशर मस्ट बी इंक्रीजेस। ऑप्शन ए 127, ऑप्शन ए। नाउ 128, when the gas is compressed, its internal energy, its temperature increases। जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आता है, क्योंकि जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो वर्क डन होता है नेगेटिव, और जब वर्क डन नेगेटिव होता है तो इंटरनल एनर्जी होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन कि इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, और इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो इसके साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। When the gas compress, work done negative, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा और टेम्परेचर में भी इंक्रीज आएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन सी, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। 128, ऑप्शन सी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। When the gas compress, temperature increase because internal energy increase। 129, an isothermal process represented by which mathematical equation? ऑप्शन सी। 129 में आ रहे ऑप्शन सी। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम कौन से मैथमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं? तो आइसोथर्मल प्रोसेस को 129 में आ रहे ऑप्शन सी। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम सॉल्व करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन सी। नाउ 130, the amount of heat required to rise the temperature of a given sample by 1 degree or 1 Kelvin of 1 kilogram। ऑप्शन इसमें आ रहे हैं ए। 130 में क्या है? 130 में बता रहे कि आप 1 किलोग्राम सैंपल का, 130 में आ रहे ऑप्शन ए, आप 1 किलोग्राम सैंपल का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाते हैं, उसके लिए जो हीट चाहिए इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक, to increase the temperature of 1 kilogram sample by 1 degree or 1 Kelvin, the temperature, the heat required is called specific heat capacity। 1 किलोग्राम सैंपल का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑप्शन ए। 131, ऑप्शन बी इसमें आ रहे। 131 में क्या आ रहे? ऑप्शन बी। क्यों? 131 में क्या बता रहे? 131 में बता रहे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। 1 मोल, इधर तो मास है, अगर मैं इधर नंबर ऑफ मोल लूं, नंबर ऑफ मोल n और डेल्टा टी, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए इसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, तो इसमें आ रहे ऑप्शन बी 131, ऑप्शन बी। नाउ 132, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज अ स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 132 में आ रहे ऑप्शन डी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है? क्योंकि हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है इंटरनल एनर्जी में और वर्क में, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बाकी 2 फॉर्म्स में चेंज होती है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। 1 फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अदर 2 फॉर्म्स। 132 में आ रहे ऑप्शन डी। नाउ 133 में देखें, a set of frequency which is the multiple of fundamental frequency is called harmonics। ऑप्शन बी। 133 में आ रहे ऑप्शन बी, a set of frequency which is the multiple of first frequency। मतलब ये कि आपको बता रहे फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन स्टेशनरी वेव को कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, F2 को कहते हैं सेकंड हार्मोनिक, थर्ड फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थर्ड हार्मोनिक, एंड सो ऑन। 134, when the electromagnetic waves strike the boundary of dense medium they reflect out of phase। ऑप्शन बी। 134 में आ रहे ऑप्शन बी। देखिए किस तरह ऑप्शन बी आ रहे हैं 134 में, आपको बता रहे when the electromagnetic wave reflected या strike with the surface of dense medium। देखिए एक वेव जो है ना वो डेंस मीडियम के सरफेस से जो है ना स्ट्राइक करे तो वेव रिफ्लेक्ट होगा, और अगर इस वेव का आया था क्रस्ट तो वापस जाएगा ट्रफ, आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्शन में फेज चेंज आता है 180 का, अगर वेव आता है क्रस्ट से तो जाएगा ट्रफ, अगर वेव का आएगा ट्रफ तो जाएगा क्रस्ट। रिफ्लेक्शन में फेज चेंज आता है कितना? 180।
180 फेस चेंज रिफ्लेक्शन में आता है। तो जब वेव डेंस मीडियम के सरफेस से स्ट्राइक करता है तो वेव रिफ्लेक्ट होता है और उसमें फेस चेंज आता है 180 डिग्री का। तो 134 में आ रहे ऑप्शन बी, द वेव रिफ्लेक्टेड आउट ऑफ फेज। नाउ 135, द फेज एंगल ऑफ 180 इज इक्वल टू द पाथ डिफरेंस ऑफ हाउ मच। 135 में आ रहे ऑप्शन बी, 135 इसमें आ रहे ऑप्शन बी। क्या बता रहे कि अगर दो वेव में फेज डिफरेंस है 80 डिग्री का, फेज डिफरेंस है 180 डिग्री का, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा अगर फेज डिफरेंस गिवन है। सुन ले, एक वेवलेंथ के बराबर पाथ डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस एक वेवलेंथ हो तो फेज डिफरेंस होता है 360। एक वेवलेंथ के बराबर पाथ डिफरेंस 360 डिग्री फेज डिफरेंस के बराबर है। तो अगर 180 फेज डिफरेंस हो, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 360 डिवाइडेड बाई 2 लेमडा बाई 2, 360 डिवाइडेड बाई 2 180 इक्वल्स टू लेमडा बाई 2। अगर फेज डिफरेंस 180 हो तो पाथ डिफरेंस होगा लेमडा बाई 2। इसमें आ रहे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 136 को देखें, द वेवलेंथ ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप की फर्स्ट हार्मोनिक वेवलेंथ क्या होती है, इसमें आ रहे ऑप्शन बी, 136 में आ रहे ऑप्शन बी। देखे, क्लोज ऑर्गन पाइप की फर्स्ट हार्मोनिक की वेवलेंथ होती है, क्लोज ऑर्गन पाइप में इधर बनेगा नोड, इधर बनेगा इंटी नोड। फर्स्ट हार्मोनिक फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप इक्वल्स टू 4L। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप ऑलवेज इक्वल्स टू 4L। इसमें आ रहे ऑप्शन बी। नाउ 137, 137 ठीक, 137 में क्या आ रहा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज 120 डिग्री। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। देखे, पाथ डिफरेंस इसमें आ रहे लेमडा बाई 3, फेज डिफरेंस जो है ना वो 130 डिग्री है, 120 डिग्री है। 137 में आ रहे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। किस तरह, एक वेवलेंथ के बराबर पाथ डिफरेंस बराबर होता है 360 डिग्री फेज डिफरेंस के। अगर पाथ डिफरेंस एक वेवलेंथ हो तो फेज डिफरेंस 360 डिग्री होगा। अब 120 किसके बराबर है, 120 डिग्री किसके बराबर है, इक्वल्स टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले एंड यू विल गेट लेमडा बाई 3। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक वेवलेंथ के बराबर पाथ डिफरेंस 360 के बराबर है, इसको भी 3 पे डिवाइड करे, इसको भी 3 पे डिवाइड करे, 360 डिवाइडेड बाई 3 120, और इसको भी 3 पे डिवाइड करे, लेमडा बाई 3। 120 डिग्री फेज डिफरेंस लेमडा बाई 3 पाथ डिफरेंस के बराबर है। इसमें आ रहे ऑप्शन बी। नाउ 138, 138 है, इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग डबल एंड मास पर यूनिट लेंथ हाफ देन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव बिकम डबल, ऑप्शन ए। 138 में आ रहे ऑप्शन ए। देखे, क्वेश्चन है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग डबल करे और मास पर यूनिट लेंथ को हाफ करे। टेंशन को डबल करने से स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डबल हो जाएगा। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। अगर हम टेंशन को डबल करते हैं तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव 2 अंडर रूट टाइम बढ़ जाता है, और मास पर यूनिट लेंथ को हाफ करते हैं तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव फिर 2 अंडर रूट टाइम बढ़ता है। 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट, 4 अंडर रूट, 4 अंडर रूट किसके बराबर है, 2 के। स्पीड बिकम डबल एंड द ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 138 में ऑप्शन ए। नाउ 139, 139 में है कि if 20 waves produces in a string, if 20 wave per second passes through in a medium each of speed 20 meter per second, then what will be the wavelength of the wave, option D। 139 में है ऑप्शन डी। देखे, आपको बता रहे कि 20 वेव पास हो रहे 1 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स passes in a given medium and a given point at a given point in 1 second। 1 सेकंड में कितने वेव्स पास हो रहे, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब कितने वेव्स पास हो रहे, 20 वेव पर सेकंड। 1 सेकंड में 20 वेव पास हो रहे, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 20 हर्ट्ज। और हर एक वेव की स्पीड कितनी है, स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेवलेंथ कितनी हो गई थी, वेवलेंथ है v बाय एफ, वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी है 20, फ्रीक्वेंसी है 20, वेवलेंथ हुआ 1 मीटर। इसमें आ रहे ऑप्शन डी। नाउ 140, द नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इंटी नोड 1। 2 कंसेक्यूटिव इंटी नोड के बीच कितने नोड होंगे, तो 140 में आ रहे डी। देखें, 2 कंसेक्यूटिव इंटी नोड्स के बीच कितने नोड्स होते हैं, तो देखें 2 कंसेक्यूटिव इंटी नोड, ये भी इंटी नोड, ये भी इंटी नोड। देखें,
इंटी नोड इंटी नोड, दो इंटी नोड के बीच एक नोड होता है, ऑप्शन डी। 140 में आ रहे ऑप्शन डी। 141 स्टार मूविंग टुवर्ड द अर्थ शो ब्लू शिफ्ट, जो स्टार्स अर्थ के करीब आते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी में, वो जो लाइट एमिट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता है, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लाइट की कलर जो है ना वो रेड से ब्लू में चेंज होगी, जिसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। तो स्टार्स मूव टुवर्ड द अर्थ गिव अस ब्लू शिफ्ट एंड स्टार्स मूव अवे फ्रॉम द अर्थ गिव अस रेड शिफ्ट। इस क्वेश्चन में है कि स्टार्स मूव टुवर्ड द अर्थ, इट विल गिव ब्लू शिफ्ट, ऑप्शन बी। 141 में है ब्लू शिफ्ट एंड इट विल गिव ऑप्शन बी, 141 ऑप्शन बी। 142 द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 4 एटमॉस्फेयर and 1 atmosphere will be 1:1, ऑप्शन ए। 142 में क्या है, ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन ए? देखें, स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। स्पीड ऑफ साउंड की रेशियो मालूम करनी है 4 एटमॉस्फेयर पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। तो 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, रिमेन सेम, कांस्टेंट, 1:1, ऑप्शन ए इसमें आ रहे 142 में। 143 ड्यूरिंग रिवर्सिबल इडियाबैटिक एक्सप्रेशन विच वन इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, 143 में आ रहे ऑप्शन बी। क्यों नॉट करेक्ट? देखे, आपको कह रहे कौन सा इडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन नहीं है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन है, ये डियाबेटिक का नहीं है, इसमें आ रहे ऑप्शन बी। नाउ 144 द एनर्जी एब्जॉर्ब एज अ heat by an ideal gas for isothermal process is equals to work done by the gas। 144 में आ रहे ऑप्शन ए। 144 में क्या आ रहे, 144 में आ रहे ऑप्शन ए। किस तरह? देखें, आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना भी हीट हम सिस्टम को देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना भी हीट हम सिस्टम को देते हैं वो सारा हीट वर्क डन में यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बढ़ता, और जब टेम्परेचर नहीं बढ़ता तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी नहीं आएगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होगा और सारा हीट किधर जाता है, सारा हीट वर्क डन में यूज होता है। इसलिए isothermal process में all the heat will goes to do work and the correct option in 144 is option A। 144 में आ रहे ऑप्शन ए। 145 which one is isothermal process, ये ग्राफ में कौन सा isothermal process को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें है ऑप्शन ए। 145 में है ऑप्शन ए। किस तरह? देखें, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बढ़ता, जब टेम्परेचर नहीं बढ़ता तो इस एक्सिस पे टेम्परेचर है, इस एक्सिस पे प्रेशर है या वॉल्यूम है। देखें, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये ग्राफ आपको मिलेगा कि टेम्परेचर का एक्सिस जो है ना वो नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर के एक्सिस पे ग्राफ नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस और इसमें आ रहे ऑप्शन ए। 146 में आ रहे विच लॉ टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। सो न्यूटन, ये जो है ना थर्मोडायनामिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, विच लॉ ऑफ जो है ना थर्मोडायनामिक गिव अस द डायरेक्शन ऑफ हीट एंड दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ऑप्शन सी। 146 में आ रहे ऑप्शन सी, ये 146 हुआ। नाउ 147 which relation is correct, all of these। 147 में which relation is correct, ऑप्शन डी। 147 में आ रहे ऑप्शन डी, Cp माइनस CV इक्वल्स टू NR, N नंबर ऑफ मोल्स, NR, ये भी ठीक। Cp माइनस R इक्वल्स टू CV, इधर आया, ये इधर आया, ये भी ठीक। और Cp बाई CV ग्रेटर देन 1, ये भी ठीक। ऑल ऑफ दीज। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp हमेशा Cv से ज्यादा होता है और Cv Cp से कम होता है, और इसका डिफरेंस हमें R देता है। सारे जो है ना इक्वेशन ठीक है। ऑल ऑफ दीज इसमें आ रहे ऑप्शन डी। 148 in order to produce a fifth harmonic in the string must be plucked with 1/10 of the length। देखे, अगर 147 में आ रहे ऑप्शन डी और 148 में आ रहे ऑप्शन बी। 148 में देखे ऑप्शन बी, आपको बता रहे हैं अगर फिफ्थ हार्मोनिक प्रोड्यूस करना हो, फिफ्थ हार्मोनिक मीन 5 लूप, तो स्ट्रिंग में 5 लूप क्रिएट करने हो तो स्ट्रिंग को किस लेंथ पे प्लग करना है, तो स्ट्रिंग को प्लग करना है 1/10 पे। क्यों? क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग को
हाफ लेंथ पे प्लग करते हैं तो एक लूप बनता है। अगर हम स्ट्रिंग को 1/4 लेंथ पे प्लग करते तो 2 लूप्स बनते। अगर हम स्ट्रिंग को 1/6 लेंथ पे प्लग करते तो 3 लूप्स बनते। अगर हम स्ट्रिंग को 1/8 पे प्लग करते हैं तो 4 लूप्स बनते हैं। और अगर हम स्ट्रिंग को 1/10 पे प्लग करते हैं तो 5 लूप्स बनते हैं। इसलिए 5 लूप बनने के लिए स्ट्रिंग में कब फिफ्थ हार्मोनिक होगा? 5 लूप होंगे अगर हम स्ट्रिंग को 1/10 लेंथ पे प्लग करें। ऑप्शन बी 148, ऑप्शन बी। नाउ 149, at which temperature the speed of sound will be double compared to 0 degree? 819, ऑप्शन ए। 149 में आ रहे ऑप्शन ए, 149 ऑप्शन ए। देखे, लेट सपोज आपको बता रहे कि 0 डिग्री पे स्पीड ऑफ साउंड है v, 0 डिग्री पे T1, 0 डिग्री पे स्पीड ऑफ साउंड है v। किस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड 2v हो जाएगा? किस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड 2v हो जाएगा? 0 डिग्री पे है v, तो किस टेम्परेचर पे ये डबल हो जाएगा? स्पीड ऑफ साउंड is directly proportional to under root of temperature, directly proportional to temperature under root। now अगर हमने स्पीड को डबल करना है, अगर हम स्पीड ऑफ साउंड को डबल करेंगे तो टेम्परेचर को 4 टाइम बढ़ाएंगे। टेम्परेचर को 4 टाइम बढ़ाओ तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? डबल। अब देखें, अब अगर मैं 0 डिग्री को 4 टाइम बढ़ा रहा हूं, 0 डिग्री को 4 टाइम बढ़ा रहा हूं, इससे तो वापस 0 आता है। इसलिए मैं क्या करूंगा? इस 0 डिग्री को केल्विन में चेंज करूंगा। 4 और 0 डिग्री किसके बराबर है? 273 केल्विन। 4 × 273 केल्विन, इससे आएगा 1092 केल्विन। और इसको दोबारा सेल्सियस में चेंज करो तो 1092 केल्विन माइनस 273 विल गेट 819 सेल्सियस। तो 819 सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड डबल हो जाएगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 150। इन विच स्टैंडिंग वेव द नंबर ऑफ नोड एंड इंटी नोड आर इक्वल? क्लोज आर्गन पाइप में। ऑप्शन सी 150 में आ रहे ऑप्शन सी। क्लोज आर्गन पाइप में नोड और इंटी नोड तादाद में बराबर होते हैं। क्लोज आर्गन पाइप में क्या होता है? क्लोज आर्गन पाइप में एक एंड पे जो क्लोज एंड है उधर नोड बनता है और ओपन एंड पे क्या बनता है? ओपन एंड पे इंटी नोड बनता है। तो एक नोड होता है और एक इंटी नोड होता है। क्लोज आर्गन पाइप में नोड और इंटी नोड बराबर होते हैं। ऑप्शन सी। द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर 151, the speed of sound in dry air will be less than the speed of sound in moist air। देखें 151 में आ रहे ऑप्शन ए लेस, 151 ऑप्शन ए। ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम होता है और स्पीड ऑफ साउंड मॉइस्चर के बढ़ने से बढ़ता है। मॉइस्ट एयर में जिधर मॉइस्चर ज्यादा हो उधर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होता है। तो ड्राई एयर में मॉइस्चर जो है ना वो कम होते हैं, मॉइस्चर पार्टिकल। तो ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम होगा और मॉइस्ट एयर में जिधर मॉइस्चर हो उधर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा हो तो डेंसिटी कम होती है और जब डेंसिटी कम होती है तो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होता है। इसलिए ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम, मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा जिधर मॉइस्चर ज्यादा हो। ऑप्शन ए 151। 152, द नंबर ऑफ नोड्स इन फोर्थ हार्मोनिक। फोर्थ हार्मोनिक में कितने नोड्स होंगे? तो ऑप्शन सी 152 में आ रहे ऑप्शन सी। किस तरह? द नंबर ऑफ नोड्स इन फोर्थ हार्मोनिक। फोर्थ हार्मोनिक 4 लूप्स को कहते हैं। स्टेशनरी वेव में जब 4 लूप्स हो तो इसको फोर्थ हार्मोनिक कहते हैं। तो जब 4 लूप्स हो तो इसमें कितने नोड होंगे? तो नोड देखे 1 2 3 4 5। फोर्थ हार्मोनिक में 4 लूप्स होते हैं और 4 लूप्स में 5 नोड्स होते हैं। 152 में आ रहे ऑप्शन सी 5। 4 लूप्स में 5 नोड्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ऑप्शन सी। 153, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कौन सा डिक्रीज होगा? प्रेशर टेम्परेचर बोथ। 153 में आ रहे सी, दोनों डिक्रीज होंगे प्रेशर और टेम्परेचर। क्यों? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्डन होता है पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में तो इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी और जब इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी तो टेम्परेचर कम होगा और जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा, दोनों कम होंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। 153 में आ रहे ऑप्शन सी। 154, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम ग्रेटर देन 1। 154 में आ रहे ऑप्शन बी। 154 में क्या आ रहे? ऑप्शन बी। CP,
द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि सीपी हमेशा सीवी से ज्यादा होता है। सीपी क्यों सीवी से ज्यादा होती है? सीपी में जो है ना हीट वर्क भी करता है और इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज भी लाता है, और सीवी में कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, वर्क नहीं होता, इसलिए सीवी कम होती है और सीपी ज्यादा होती है। हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम, तो सीपी को सीवी पे डिवाइड करो, यू विल गेट आंसर मोर देन 1 एंड दैट इज ऑप्शन बी। 155 में देखे मोस्टली कुकिंग इज डन अंडर आइसोकोरिक प्रोसेस। देखे आइसोकोरिक प्रोसेस में पिस्टन जो है ना वो मूवेबल नहीं होता, फिक्स, और आइसोकोरिक प्रोसेस में सारा हीट किधर चला जाता है? सारा हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज होता है, क्योंकि पिस्टन फिक्स होता है तो वर्क नहीं होता और सारा हीट इंटरनल एनर्जी में चला जाता है। तो मोस्टली हम कुकिंग करते हैं जब पिस्टन को हम मूवेबल नहीं रखते, पिस्टन फिक्स होता है तो जल्दी जो है ना फूड पक जाता है, इसलिए हम कुकिंग करते आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 155 में आ रहे ऑप्शन ए, 155 में आ रहे ऑप्शन ए। नाउ 156 को देखे, 156 में क्या है? 156 है इन विच प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट? एडियाबैटिक प्रोसेस। 156 में आ रहे ऑप्शन सी, 156 ऑप्शन सी। एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट क्यों होती? चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। चेंज इन एंट्रोपी बराबर है डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा टी, और एडियाबैटिक प्रोसेस में हम सिस्टम को हीट नहीं देते तो 0 डिवाइड बाय डेल्टा टी, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू 0 और एंट्रोपी इक्वल्स टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज नहीं आता, ऑप्शन जो है ना सी। 157 ये जो 157 में बता रहे, 156 में आ रहे सी। 157 में देखे, 157 में बता रहे कि कौन सा प्रोसेस जो है ना, ये इक्वेशन किस प्रोसेस का है? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज द इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। सिस्टम को हम हीट नहीं देते और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन वर्क के साथ होता है। जब वर्क पॉजिटिव होता है तो इंटरनल एनर्जी में कमी आती है, और जब वर्क नेगेटिव होता है तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आता है। तो इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है एंड दिस रिलेशन रिप्रेजेंट एडियाबैटिक प्रोसेस। 158 द वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल, एक साइकिल में कितना वर्क होता है? 158 में देखे, 158 में आ रहे ए, एक साइकिल में कितना वर्क होता है? तो देखे एक साइकिल में, साइक्लिक प्रोसेस में हम सिस्टम को हीट देते भी है और सिस्टम से हीट लेते भी है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस में हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, सिस्टम से वापस हीट लिया, इंटरनल एनर्जी वापस कम हो गई और वर्क हुआ पीवी के बराबर, क्योंकि वर्क रिवर्सिबल नहीं है। तो एक साइकिल में पीवी के बराबर वर्क होता है, ऑप्शन ए। 159 ए सिस्टम डज 6000 joule of work and the internal energy increases by 320 joule. How much heat is provided? 920, option B. 159 में आ रहे ऑप्शन बी। देखे एक सिस्टम कितना जो है इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ गई और कितना वर्क हुआ? एक सिस्टम पे वर्क हुआ, एक सिस्टम ने वर्क किया 600 जूल, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई 320 जूल। 320 जूल प्लस 600 जूल 920 जूल। आपने सिस्टम को कितना हीट प्रोवाइड किया है? 920 जूल। तो इसमें आ रहे ऑप्शन बी, 159 में है ऑप्शन बी। नाउ 160 में देखें a gas perform most work when it expand isothermally, ऑप्शन ए। 160 में आ रहे ऑप्शन ए। देखे सबसे ज्यादा वर्क किस प्रोसेस में होता है? तो सबसे ज्यादा वर्क जो है ना वो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, और सारा हीट किधर चला जाता है? सारा हीट वर्क में यूज होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में सारा हीट वर्क में चला जाता है, वर्क डन में यूज होता है, इसलिए मैक्सिमम वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है, ऑप्शन ए 160, ऑप्शन ए। 161 को देखें, and standing wave, option A, standing wave can be produces when two wave of same frequency move in a opposite direction। जब दो वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करे, दे विल प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव। ये इसकी डिफिनीशन है, इसके लिए कंडीशन है, ऑप्शन ए। 162 स्टैंडिंग वेव जो है ना वो गिवन है, 3 लूप्स गिवन है, इसका वेवलेंथ मालूम करना है। 163 में आ रहे ऑप्शन डी। देखे 163 में क्या आ रहे? 163 में आ रहे ऑप्शन 162
162 में आ रहे ऑप्शन डी। किस तरह? देखिए, आपको एक फिगर गिवन है और इस फिगर में क्या है? इस फिगर में है 3 लूप्स बने हैं। क्या बने? 3 लूप्स बने हैं इस फिगर में। 3 लूप्स है और 3 लूप्स के बीच जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर। ये सारा डिस्टेंस कितना है? ये है 6 मीटर और 3 लूप्स बने हैं। और क्या मालूम करना है? वेवलेंथ। जब 3 लूप्स बने हो तो वेवलेंथ का फार्मूला होता है लेमडा n इज इक्वल टू 2l बाई n। n है नंबर ऑफ लूप्स, इधर 3 लूप्स है तो इधर आ जाएगा 2l बाई 3। ये हुआ फार्मूला। अब लेमडा 3 इज इक्वल टू 2 और l कितना है? 6 मीटर और डिवाइडेड बाई 3, तो 2 6 12 डिवाइडेड बाई 3 4 मीटर। लेमडा 3 आएगा 4 मीटर और इसका आंसर है, इसका आंसर आएगा अभी 4 मीटर और ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखे, जब 3 लूप्स बने हो फिर वेवलेंथ का फार्मूला है 2l बाई n, 2l बाई 3, ये n है नंबर ऑफ लूप्स। इधर 3 लूप्स बने हैं, l की वैल्यू 6 गिवन है 6 मीटर, 2 मल्टीप्लाई 6 मीटर डिवाइडेड बाई 3, 2 मल्टीप्लाई 6 मीटर 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 4 मीटर और 162 में आ रहे ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 164 में देखें, 164 में देखे 163 an argon pipe is closed, 163 है अभी। an argon pipe is closed at one end have the length of 25 centimeter. what is the wavelength of the first harmonic? closed argon pipe का लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट हार्मोनिक का वेवलेंथ क्लोज आर्गन पाइप का होता है 4l। तो फर्स्ट हार्मोनिक 4 और 25 सेंटीमीटर, यू विल गेट 100 सेंटीमीटर। फर्स्ट हार्मोनिक का वेवलेंथ होगा 100 सेंटीमीटर। 163 में आ रहा है ऑप्शन बी, 163 ऑप्शन बी, ये उसका तरीका है। फर्स्ट हार्मोनिक का वेवलेंथ क्लोज आर्गन पाइप में 4l के बराबर है। नाउ 164, when the source move toward the stationary wave what is the apparent frequency? ऑप्शन बी। 164 में आ रहे ऑप्शन बी। जब सोर्स लिसनर की तरफ मूव करता हो तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला होता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए v डिवाइडेड बाई v माइनस a इंटू एफ। ए है स्पीड ऑफ सोर्स और v है स्पीड ऑफ साउंड। 164 में आ रहे ऑप्शन बी। 165, द रेट शिफ्ट मेजर्ड इन डॉपलर इफेक्ट गैलेक्सीज इंडिकेटेड दैट दे एक्सपेंडिंग। देखे, रेट शिफ्ट जो है ना ऑप्शन इसमें आ रहे ए, 165 में आ रहे ऑप्शन ए। देखे किस तरह रेड शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है? रेड शिफ्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टार्स मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ गिव रेड शिफ्ट, स्टार्स मूविंग टुवर्ड द अर्थ गिव ब्लू शिफ्ट। तो जब स्टार्स अर्थ से अवे जा रहे हैं ना तो ये गैलेक्सीज की एक्सपेंशन शो कर रहे हैं। द यूनिवर्स एक्सपेंड डे बाय डे एंड दिस इज एक्सप्लेन बाय डॉपलर इफेक्ट। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स रेड शिफ्ट से हम एक्सप्लेन करते हैं। द अर्थ द गैलेक्सी इज एक्सपेंडिंग, ऑप्शन ए 165। 166, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिटेड फ्रॉम द एंटेना आर ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन सी। 166 में आ रहे ऑप्शन सी। क्यों? देखे, एंटेना से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट होते हैं, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर बिकॉज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स। तो 166 में आ रहे ऑप्शन सी। नाउ a sound wave have the wavelength of 3 meter, 167 को देखे, a sound wave have the wavelength of 3 meter, the distance between compression and refraction is। देखे, sound wave का wavelength 167 में आ रहे ए, साउंड वेव का वेवलेंथ गिवन है 3 मीटर और वेवलेंथ किसे कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन, रेयरफ्रिक्शन एंड कंप्रेशन एंड रेयरफ्रिक्शन। दो कंप्रेशन के बीच और दो रेयरफ्रिक्शन के बीच डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो आपको साउंड वेव का वेवलेंथ गिवन है 3 मीटर और आपको बता रहे हैं कि रेयरफ्रिक्शन से और कंप्रेशन के बीच डिस्टेंस कितनी होती है। वेवलेंथ होता है कंप्रेशन टू कंप्रेशन डिस्टेंस, कंप्रेशन टू कंप्रेशन, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक डिस्टेंस का नाम वेवलेंथ है, या एक रेयरफ्रिक्शन से दूसरे रेयरफ्रिक्शन के बीच डिस्टेंस का नाम वेवलेंथ है। इधर आपसे क्या पूछ रहे कि साउंड का वेवलेंथ 3 मीटर है, तो रेयरफ्रिक्शन से कंप्रेशन तक, सिर्फ रेयरफ्रिक्शन से कंप्रेशन तक कितना डिस्टेंस होगा? तो हाफ वेवलेंथ के बराबर होगा 3 मीटर डिवाइडेड बाई 2, 1.5 मीटर। ऑप्शन ए इसमें आ रहे। 168, डॉपलर इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, ऑप्शन बी सी इसमें आ रहे। 168 में आ रहे ऑप्शन सी। देखे, स्पीड ऑफ साउंड किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं? तो ए ऑप्शन में है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये भी ठीक, और v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? 1 ओवर टाइम पीरियड इनटू लेमडा, मतलब लेमडा बाई टी। ये भी स्पीड ऑफ साउंड इससे मालूम कर सकते हैं, इससे भी आप स्पीड ऑफ साउंड मालूम
कर सकते हैं, दोनों फार्मूले ठीक है, ऑप्शन बी। नाउ 169 में देखे ट्रांसवर्स वेब कैन नॉट बी स्टेप अप इन गैसेस। 169 में आ रहे डी, 169 ऑप्शन डी। ट्रांसवर्स वेब कैन नॉट बी प्रोपेगेटेड, ट्रांसवर्स वेब डू नॉट प्रोपेगेटेड इन गैसेस। गैसेस में ट्रांसवर्स वेब नहीं मूव कर सकते क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी, गैसेस की इलास्टिसिटी है वो इंतहाई कम होती है और इसके लिए इलास्टिक मीडियम चाहिए। 170 टू वेब आर द सेम एम्पलीट्यूड आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन आर आउट ऑफ फेज, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0। 170 में आ रहे ऑप्शन ए। 170 में क्या आ रहे ऑप्शन ए। देखे दो वेव्स है, उनकी एम्पलीट्यूड सेम है, एक वेब का एम्पलीट्यूड भी ए, दूसरे का भी ए, और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे और ये आउट ऑफ फेज इंटरेक्ट करते, तो रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होता है A1 प्लस A2 जब एंगल 0 हो, और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होता है A1 माइनस A2 जब आउट ऑफ फेज हो, फेज डिफरेंस 180 हो। तो इधर लिखा है कि दो वेव आउट ऑफ फेज मिलते हैं, एक का एम्पलीट्यूड भी है ए, दूसरे का भी ए है, तो रिजल्टेंट का क्या होगा 0, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 होगा। ऑप्शन ए इसमें आ रहे 170 में। 171 द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इज 320 हर्ट्ज, व्हाट इज द फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी? ऑप्शन सी 171 में आ रहे ऑप्शन सी। देखें फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी गिवन है, फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी मांग रहे, तो देखें फर्स्ट ओवरटोन किसे कहते हैं? फर्स्ट ओवरटोन F2 को कहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन F2 को कहते हैं। F2 की फ्रीक्वेंसी है 320 हर्ट्ज, तो F1 की कितनी होगी? F2 बराबर होता है 2F1 और F1 बराबर होता है F2 बाई 2, 320 डिवाइडेड बाई 2 160 हर्ट्ज, ठीक। F1 इज इक्वल टू F2 बाई 2, F2 गिवन है 320, F1 होगा F2 से 2 टाइम कम, इससे आएगा 160 हर्ट्ज, ऑप्शन सी। इन अ डायग्राम द इंटरवल बिटवीन P एंड Q, ये जो एक डायग्राम गिवन है 172 में, इसमें आ रहे ऑप्शन ए, 172 ऑप्शन ए इसमें आ रहे। ये जो डायग्राम गिवन है इस तरह आपको डायग्राम गिवन है, अब देखें इस तरह एक डायग्राम है और आपको बता रहे कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये फासला किसके बराबर है। तो देखें हम कहते हैं ना कि एक मीन पॉइंट से लेकर एक क्रस्ट और एक ट्रप और दोबारा मीन पॉइंट आ जाए तो इसको एक वेवलेंथ कहते हैं। एक मीन से दूसरे मीन पॉइंट तक के फासले को वेवलेंथ कहते हैं। अभी ये फासला और ये फासला, मीन पॉइंट से मीन पॉइंट तक के फासले को वेवलेंथ कहते हैं। ये फासला गिवन है और ये फासला, ये एक वेवलेंथ के हाफ के बराबर है, क्योंकि ये एक क्रस्ट से एक ट्रप के बीच का फासला है। एक क्रस्ट और एक ट्रप के बीच फासला हाफ ऑफ द वेवलेंथ के बराबर होता है, इसलिए 172 में आ रहे ऑप्शन ए, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। 4 आर्गन पाइप आर डिस्क्राइब बिलो, व्हिच वन हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? इसमें आ रहे ऑप्शन सी, क्यू। देखें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस आर्गन पाइप की होगी? तो 173 में आ रहे ऑप्शन सी, 173 ऑप्शन सी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी ओपन आर्गन पाइप की ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ओपन आर्गन पाइप की ज्यादा होती है क्लोज से, क्योंकि ओपन आर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी है V/2L और क्लोज आर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी है V/4L। ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है ना वो ओपन आर्गन पाइप की है, और फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? आर्गन पाइप के लेंथ के साथ इनवर्स। तो कौन सा आर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? जो ओपन हो, ओपन आर्गन पाइप हो जिसका लेंथ कम हो। तो ऑप्शन सी में आप देख ले, ओपन आर्गन पाइप ऑफ लेंथ 1.6 मीटर। नाउ 174 वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 0, ऑप्शन डी। 174 देखे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 0, ऑप्शन डी। वैक्यूम में साउंड वेव नहीं मूव कर सकते क्योंकि साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, इसके लिए मीडियम चाहिए। 175 साउंड ट्रेवल फास्टर इन मेटल, साउंड सबसे ज्यादा फास्टर मूव करता है सॉलिड में। 175 में आ रहे ए, क्योंकि साउंड सबसे ज्यादा तेज जाता है मेटल में, सॉलिड में। 176 द फेनोमेना दैट अकर व्हेन टू डिफरेंट sound wave have equal amplitude and slightly different frequency move in the same direction is called beats, option B। 176 में आ रहे B, beats। जब दो वेव की फ्रीक्वेंसी थोड़ी डिफरेंट हो और वो सेम डायरेक्शन में मूव करे और वो इंटरफेरेंस करे तो रिजल्टेंट फिनोमेना बीट्स होगी। 167 में आ रहे
option B, and this is all about the discussion of physics. Thank you very